गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज यह प्रैक्टिस सेट का तीसरा वीडियो होगा। ठीक है, जिन्होंने भी पहला वीडियो नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग, जो ये मसाला, लौंग मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? शुष्क पत्तियों से, शुष्क तने से, शुष्क बीज से, शुष्क पुष्प कली से। शुष्क मतलब सूखा हुआ। ठीक, तो ये पुष्प के कली से प्राप्त होता है, पुष्प की कली से। एक पौधा है यूजीनिया कैरियोफाइलेटा। ठीक है, ये उसी के सूखे हुए पुष्प से, सूखे हुए फूल से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है। इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा होगा। देखिए, अदरक के ताने में नोड और इंटरनोड होते हैं। ठीक है, इनकी यही विशेषता के कारण इनको कहा जाता है अदरक तना है, जड़ नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पौधा जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट, सिक्यूलेट। चलिए बताइए क्या कहलाते हैं? तो ये हेलोफाइट कहलाते हैं, हेलोफाइट। ठीक है, हेलोफाइट उन पादप को कहते हैं जो उच्च गुणवत्ता वाले, जो उच्च, जिसमें NaCl जिसमें ज़्यादा हो, वहीं पे ये पैदा होते हैं, हेलोफाइट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ईईजी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ईईजी का, ईईजी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। एन्सेफेलोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ईईजी। ठीक, पूछ रहा है कि ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयुक्त होता है? हृदय के लिए, यकृत के लिए, अग्नाशय के लिए, मस्तिष्क के लिए। चलिए बताइए, दिल के लिए होता है, लीवर के लिए होता है, या पेनक्रियाज के लिए होता है, या ब्रेन के लिए होता है? किसके लिए होता है बताइए। तो ये होता है मस्तिष्क की बुद्धिमत्ता, मतलब मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र कहलाता है ईईजी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, यूवी रे, एक्सरे। बताइए कौन सा? बताइए। इसमें हो जाएगा आपका इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड मांसपेशियों के दर्द में उपचार के लिए किया जाता है इसका उपयोग। इंफ्रारेड लैंप विद्युतीय उपकरण है जिसमें से इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत यानी लीवर और मांसपेशियों में ऊर्जा कहाँ जमा होती है? किस रूप में, मतलब पूछ रहा है। कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। बताइए। तो ये ग्लाइकोजन के रूप में आपका ऊर्जा जमा होता है लीवर और मांसपेशियों में। ठीक है, शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शुगर और वसा और प्रोटीन रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होता है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। यह अवशोषित होकर रक्त में मिल जाता है और पूरे शरीर में फैल जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर में होता है कितना प्रतिशत पानी पूछ रहा है? लगभग 70% पानी, लगभग 20 से 30% पानी, 30 से 40% पानी, 30 से 40%। ये रिपीट हो गया है लग रहा है, ऑप्शन दो बार लिखा गया है। देखिए, मानव शरीर में लगभग ये 70% तक पानी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को एग्रो कैल्सिफेरॉल कहते हैं? विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन B12, विटामिन B6। बताइए। देखिए, इसको बोलते हैं विटामिन B2 को। ठीक है, एग्रो कैल्सिफेरॉल, विटामिन D2 को। ठीक, और डी को बोलते हैं को कैल्सिफेरॉल। ठीक है, और D3 को, D1 D2 बता दिए, D3 को एक ये को कैल्सिफेरॉल में आप एग्रो लगा दीजिए तो D2 का हो जाएगा, D2 का हो जाएगा। और कैल्सिफेरॉल तो D1 का है, D का है, ये है। D3 के लिए को लगा दीजिए उसमें, को कैल्सिफेरॉल, तो ये D3 का हो जाएगा। ठीक है, D3 का। ठीक, ऑप्शन हमारा D
ऑप्शन हमारा D2 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें बात कर लें विटामिन B2 का, तो इसको बोलते हैं साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन, ठीक। और B6 की बात करें, B6 इसको बोलते हैं पैरिडॉक्सिन। पैरिडॉक्सिन, पैरिडॉक्सिन, ठीक है। और D3 को तो आपको बताया ही है। D2 आपका एग्रोकैलिसफेरॉल, D3 को कैलिसफेरॉल, को कैलिसफेरॉल, ठीक। B12 हो जाएगा आपका साइनोकोबालामिन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, बताइए विटामिन ए कहाँ पे संचित होता है शरीर में? लीवर में, त्वचा में, फुसफुस में, किडनी में, कहाँ पे होगा? ये होता है यकृत में, मतलब लीवर में। ठीक है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। यकृत में विटामिन ए की मात्रा संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन ए का इसका रासायनिक नाम क्या होगा? तो रेटिनॉल बोलते हैं इसको, रेटिनॉल, ठीक। इसी की कमी से रतौंधी होता है, इसी विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, इसका मुख्य स्रोत क्या है? आप विटामिन ए क्या खाने से मिलेगा? दूध पीजिए, दूध, मक्खन, दूध, मक्खन, मछली, मछली खाइए। ठीक है, गाजर, ये सब विटामिन ए का स्रोत है। चलिए आगे देखते हैं। जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है वह है B1, B2, B6, B12। कोबाल्ट, जो कोबाल्ट 60 पाया जाता है, कोबाल्ट 60। ठीक है, किस विटामिन में पाया जाता है? ये पाया जाता है B12 में, ये पाया जाता है B12 में। ठीक है, देखिए कोबाल्ट एक लवण है, ठीक, खनिज लवण है, लवण है, ठीक। B12 का नाम हम अभी आपको बताए हैं, क्या होगा? साइनोकोबालामिन। ठीक है, B12 ये वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। इस B12 की कमी से तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, आप लोग ये सब ध्यान में रखिएगा। इसकी बात कर लें, ये इसका आंसर हो जाएगा B12, कोबाल्ट। कोबाल्ट पाया जाता है B12 में, कोबाल्ट 60। ठीक है, और इसकी स्रोत की बात करें तो मछली हो गया, पनीर हो गया, मांस हो गया, ये सब इसके स्रोत हो गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, कितना लीटर होता है एक स्वस्थ मनुष्य में? 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर, 10 से 12 लीटर, कितना होगा? तो एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर खून होगा। ठीक है, रक्त कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है। और मनुष्य में लगभग स्वस्थ, एक स्वस्थ मनुष्य की बात करें तो उसमें कितना? 7 से 8%, 7 से 8% शरीर के भाग का 7 से 8% तक रक्त की मात्रा होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इनमें से रक्त दाब मात्रक यंत्र कौन सा है? सेफ्रोमीटर, एनोमोमीटर, स्फेग्नोमैनोमीटर, एक एमीटर। ठीक है, चलिए बताइए, सेफ्रोमीटर, एनेमोमीटर, स्फेग्नोमैनोमीटर, एमोमीटर, कौन सा होगा? ये स्फेग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप को मापते हैं और ये 120/80 होता है। ठीक है, हिस्टोलिक आपका ये 120 हो जाएगा, डायहिस्टोलिक एक ये 80 हो जाएगा। ठीक, इंसुलिन क्या है? वसा है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, बताइए क्या है? तो ये प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन, ठीक। इंसुलिन पैनक्रियाज के द्वारा लैंगरहैंस की दीपिका के द्वारा बीटा कोशिका सेल द्वारा ये स्रावित होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंसुलिन तो वैसे ये हार्मोन है, ठीक है, हार्मोन है, ठीक है, जंतु हार्मोन है, बीटा कोशिका द्वारा, ठीक है, पैनक्रियाज के लैंगरहैंस दीपिका से बीटा कोशिका के द्वारा ये स्रावित होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? आरएनए, इनविटेज, इंसुलिन, स्कॉर्बिक एसिड। अभी हम आपको बताएं ये इंसुलिन हार्मोन है, कहाँ से स्रावित होता है? तो बीटा कोशिका के द्वारा, बीटा कोशिका। ठीक है, चलिए आगे देखिए। महिला सेक्स हार्मोन है, इसमें से बताना है आपको महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है। ठीक है, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, कौन सा होगा? तो देखिए ये एस्ट्रोजन महिला सेक्स हार्मोन है। और बात करें पुरुष की, मेल सेक्स हार्मोन की,
तो मेल सेक्स हार्मोन हो जाएगा आपको टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन ये मेल हार्मोन है, ठीक है। बात करते हैं ये एस्ट्रोजन की। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन स्त्रियों के अंडाशय की कोशिकाओं के द्वारा ये स्रावित होता है, ठीक है। ये लगभग 45 से 52 वर्ष तक स्रावित होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दूध का स्राव होने की भूमिका निभाता है? एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन। आपको बताना है कि मतलब जैसे कि दूध स्रावित होता है तो उसमें कौन सा हार्मोन उसके लिए उत्तरदायी है, ठीक है। चलिए बताइए कौन सा? एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरिन, ऑक्सीटोसिन। तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन दूध के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन। बताइए किस में मिली होती है आयोडीन? तो ये थायरॉक्सिन में मिली होती है, थायरॉक्सिन, ठीक। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। थायरॉक्सिन का स्राव होता है थायराइड ग्रंथि से इनके द्वारा, ठीक है। तो इसी में थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, ठीक है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, ठीक है। घेंघा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें? तो न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, पैरोक्सीसोम में। बताइए किसमें होता है? ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट कोशिका में प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है, ये हरे रंग का वर्णक होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, प्रकाश जब पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है तो उसका प्रोडक्ट क्या निकलता है? प्रोडक्ट क्या निकलता है? बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, ऊर्जा, शर्करा, क्या निकलेगा? ऑक्सीजन ही ना निकलता है, तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये प्रकाश संश्लेषण वो क्रिया है जिसमें कि हवा यानी कि O2 ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। देखिए यहाँ मान लीजिए एक पौधा है, ठीक। ये पौधा है कोई, ठीक, और यहाँ सूर्य है, ठीक। तो ये इसका रोशनी लेगा, ठीक। वो ये एग्जाम में पूछ जाता है कौन किसमें, किस रंग वाले रोशनी में ज़्यादा? तो लाल रंग वाले में, लाल में, ठीक है। लाल में ज़्यादा ये प्रकाश संश्लेषण होता है पौधा में, ठीक। इससे ये रोशनी लेगा, ठीक। और ये जो जड़ है, पौधा का जो जड़ है, इसे ये पानी सोखता है, ऊपर पहुँचाता है लिफ में, और फिर प्रकाश संश्लेषण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब लेकर उसके बाद ऑक्सीजन हमको देता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में, पैरोक्सोसिम में। चलिए बताइए किस में? तो ये क्लोरोप्लास्ट में बदल देती है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट सौर ऊर्जा एटीपी में बदल देता है। ये क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें क्लोरोफिल नामक प्रोटीन, ये क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है, ठीक है। और इसी के कारण पत्ती जो होती है, पौधे की जो पत्तियां होती है, वो हरा रंग का होता है। चलिए आगे देखते हैं। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस। क्या होता है? शक्ति स्रोत। शक्ति स्रोत कौन होगा इसमें? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को ये श्वसन स्थल बोलते हैं, श्वसन स्थल, श्वसन स्थल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन स्थल बोलते हैं। किसका? तो कोशिका का श्वसन स्थल, ठीक है। देखिए आप लोग वीडियो को देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों ऐसा नहीं कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं आगे। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? यकृत में, अस्थिमज्जा में, अग्नाशय में, तिल्ही में। किस में होगा? लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होगा? तो ये तिल्ही में होता है। यह एक प्रकार का WBC है, व्हाइट ब्लड सेल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समास्थानिक है आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60। किसका उपयोग किया जाता है रक्त कैंसर में? बताइए किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन 131 का, सोडियम 24 का, फास्फोरस 32 का, कोबाल्ट 60 का। किसका? देखिए ये कोबाल्ट 60 का भी किया जाता है और फास्फोरस 32 का भी किया जाता है, ठीक है। ये एक कैंसर का प्रकार होता है ल्यूकेमिया, ठीक है। इसी में इस दोनों का यूज होता है ल्यूकेमिया में, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। शरीर का ताप क्रम नियंत्रित करता है कौन? थैलमस, हाइपोथैलमस, सेरेबेलम, मेडुला। ये सबको पता होगा, ये हाइपोथैलमस करता है, ठीक है। मानव शरीर का ताप 98.6, ठीक है। ये फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक। आप कमेंट करके बताइए इसको सेल्सियस में, ठीक। सेल्सियस में कितना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
लैंगिक जनन में आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण यानी सफलिंग से, उपयुक्त सभी। क्या होगा? तो ये जीन के मिश्रण से होता है, क्रोमोसोम के बदलाव से भी होता है, जीन के मिश्रण यानी सफलिंग से भी होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ये उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 फरवरी को, 14 मई को, या फिर 14 सितंबर को, या 14 नवंबर को। चलिए बताइए। तो ये मनाया जाता है मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। ठीक है, चलिए कुछ बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट दिवस के बारे में। ठीक, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आप लोग ये सब कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, इस पीडीएफ में नहीं है, लेकिन आपको ये, अगर आपको फुल पीडीएफ चाहिए इसका तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाके टेलीग्राम में से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को। ठीक, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। 22 मई को जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है, अब कमेंट करके बताइए कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकसित एवं प्रजनन करने की क्षमता रखता है? विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरियोफेज। कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा आपका माइकोप्लाज्मा, जो सबसे छोटा जीव है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकसित और प्रजनन करने में सक्षम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जीवाणु की खोज किसने की? फ्लेमिंग ने, लेम्बल ने, टेमिन या ल्यूवेनहॉक? किसने की जीवाणु की खोज? ल्यूवेनहॉक ने किया था 1676 में। 1676 में ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था अमेरिका में, इंग्लैंड में, दक्षिण अफ्रीका में या फ्रांस में? कहाँ पे हुआ था बताइए। देखिए, तो ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, वहाँ के एक डॉक्टर थे क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है, उन्होंने ही पहला ट्रांसप्लांट किया था दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? जियोलॉजी, सेरोलॉजी, ओरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी? हड्डियों की पढ़ाई ये ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों की पढ़ाई जी के अंतर्गत होती है। ठीक है, और ओरोलॉजी के अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन किया जाता है, और सेरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर सीरम का अध्ययन किया जाता है, और जियोलॉजी के अंतर्गत आंतरिक संरचना, पृथ्वी के आंतरिक संरचना और उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है जियोलॉजी में। ठीक है, अगर बायोलॉजी के ब्रांच के विषय में आपको देखना है, एमसीक्यू क्वेश्चन लगाना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप लोग जाके जीव विज्ञान की उप शाखाएं वाली वीडियो देखिए। इस रिलेटेड से कोई भी आपका सवाल नहीं छूटने वाला है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, चलिए आज के सेशन में इतना ही। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका 30 में से कितना स्कोर किए हैं आप, 30 में से कितना स्कोर रहा आपका। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज का टारगेट है लाइक का 100, मात्र 100 टारगेट है। ठीक है, इसको पूरा कीजिए तो फिर इसका सेकंड पार्ट अपलोड किया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।